हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है EL 204 EL 301, तो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है EL 301, उसको उसका आज एक यूनिट लेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट था जो EL 204 EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, उसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग उसका EDC का जो फर्दर स्टडी करते हैं तो उसी चीज़ में ये आएगा कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जो आपका सिलेबस का जो सब्जेक्ट कोड है EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये सब्जेक्ट का एक यूनिट दिया हुआ है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या कास्केड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कास्केड क्या होता है, कास्कोड क्या होता है, कास्केड और कास्कोड में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे कि हम लोगों ने जान लिया कि एम्पलीफायर क्या होता है। अब एम्पलीफायर के बारे में हम लोग पहले से पूरा विस्तृत में जान चुके हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफायर और स्विच में क्या फ़र्क होता है, कैसे BJT एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिनके ऊपर BJT, क्या कुछ चेंज करने पर BJT एम्पलीफायर बन जाता है, और ऐसा क्या चेंज करें कि वह स्विच बन जाता है। तो स्विच कब बनेगा और एम्पलीफायर कब बनेगा, उसकी अभी हमने कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोगों को मल्टी स्टेज, एक स्टेज थी, अब हम मल्टी स्टेज पे क्यों जाएं? देखिए, ज़रूरत क्या पड़ी मल्टी स्टेज की। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी मल्टी स्टेज बनाने की, उसके बारे में देखेंगे आज। मल्टी स्टेज क्या होता है। उसके बाद में जो हम लोग मान लो कि मल्टी स्टेज के लिए एक या एक से अधिक जो हमारे एम्पलीफायर हैं उनको हम जोड़ते हैं। तो एक या एक से अधिक एम्पलीफायर जोड़ते हैं तो उनको किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। उनको कपलिंग, ये जोड़ना को बोलते हैं कपलिंग। ये कपलिंग कितने प्रकार की हो सकती है। हम सीधे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हम किसी ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, हम कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके आधार पर कुछ कपलिंग हो जाती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। जैसे डायरेक्ट भी जोड़ दिया। अब डायरेक्ट में भी हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, जैसे जैसे DC एम्पलीफायर में यूज़ हो जाता है। और ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर है, ट्रांसफार्मर का इसका कहाँ यूज़ होता है। तो उनको एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि हम किस और कैसे जोड़ें, कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार जोड़ें कि हमारा जो पावर ट्रांसफ़र है वो किस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम पावर लॉस हो, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेव हो और वो अगली स्टेज में ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगली स्टेज में ट्रांसफ़र होने के लिए हमें कौन सी कंडीशन है जिनके ऊपर हम लोग क्या करने से हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम लोगों ने जो हमारा जो सब्जेक्ट था सर्किट थ्योरी EL 202 सेकेंड ईयर, उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है, कि कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। उसको उसको हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो जिन लोगों ने को यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में कोई भी डाउट है तो एक बार जो हमारा EL 202 उस सर्किट एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें उसको एक बार देखें। उसमें अलग अलग थ्योरम दी हुई है, जैसे नॉर्टन, थेवेनिन, तो उनमें से एक थ्योरम है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। उसको एक बार ठीक से देख लें। सुपरपोजिशन, बहुत सारी थ्योरम है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो उनको एक बार वहाँ से जाके देख लें, तब ये बहुत ज़्यादा ठीक से समझ आएगा। तो अब हम इस चैप्टर को गए, इसी क्रम को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं कि एम्पलीफायर में हम लोगों ने समझ लिया कि जैसे BJT है वो किस कंडीशन में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और किस कंडीशन में वो स्विच की तरह काम करता है। अब एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है एक एम्पलीफायर, यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट का नाम दिखा रहा है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो जो एम्पलीफायर है इसकी मल्टी स्टेज कैसे होंगी, इसका सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पर जो हमारा एम्पलीफायर है यहाँ पर हम लोग एक या एक से अधिक एम्पलीफायरों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक एम्पलीफायर को आपस में जोड़ रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर 1, एम्पलीफायर 2, एम्पलीफायर 3, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो एम्पलीफायर फर्स्ट है
इस पर हम लोगों ने एक Vs सोर्स वोल्टेज लगाया हुआ है और इस सोर्स का एक रेजिस्टेंस भी है Rs, और जो एम्पलीफायर है हमारा फर्स्ट एम्पलीफायर, इसका इनपुट इम्पीडेंस Ri1 है। अब इनपुट इम्पीडेंस और जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस दोनों सेम होंगे। और जो फर्स्ट एम्पलीफायर है, फर्स्ट एम्पलीफायर, इसका जो हमारा आउटपुट है ये है आउटपुट ये R01, ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है फर्स्ट एम्पलीफायर का। और जो हमारा सेकंड एम्पलीफायर है, इसका हमारा इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस है Ri2। अब हमारा और आउटपुट इम्पीडेंस है R02। तो अब हमारा जो फर्स्ट एम्पलीफायर है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस और सेकंड एम्पलीफायर है इसका इनपुट रेजिस्टेंस, ये दोनों सेम हैं। इसी तरीके से सेकंड एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस और थर्ड एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस ये आपस में इक्विवेलेंट है, और ये क्रम हमारा लगातार चलता जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है जिसको बोलते हैं लोड RL, और RL अगले वाले से मैच कर रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होने का मीनिंग ये है कि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, मैक्सिमम पावर उसी कंडीशन में ट्रांसफ़र होगा जब इसका इनपुट इम्पीडेंस और आगे वाले का पीछे वाले का आउटपुट इम्पीडेंस और आगे वाले का इनपुट इम्पीडेंस दोनों मैच कर जाएंगे। उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एप्लीकेबल होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। इम्पीडेंस मैचिंग इज़ प्रोवाइडेड, हमारा इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइडेड देयर बिकॉज ड्यू टू इम्पीडेंस मैचिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बिटवीन सोर्स एंड लोड। तो हमारा सोर्स और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है इसके बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर हमारी ये हमारी ये चीज़ मैंने लिखा है। तो जो हमारा जो एक ट्रांजिस्टर है, एक एम्पलीफायर है, और जो दूसरा एम्पलीफायर है उसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ें, उसके लिए ये जोड़ने का पैटर्न है। मान लो उनके बीच में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जाए तो RC कपलिंग होगी, और RC कपलिंग का एग्जांपल हम लोग जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर है वहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर के केस में RC कपलिंग होती है। और जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है हमारी, ये पावर एम्पलीफायर में होती है कि हमारा जो पावर एम्पलीफायर है इसमें ट्रांसफर कपलिंग होती है। और जो हमारा DC एम्पलीफायर है इसमें डायरेक्ट कपलिंग होती है। तो ये कई बार सीधा कि सीधा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या आपके जो बोर्ड का एग्जाम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, और कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। कभी जैसे इंटरव्यू या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा जो डिफरेंट टाइप की कपलिंग है और उनका एप्लीकेशन से मैच करवा लेता है कि हमें ये दे देगा, उनका क्रम बदल देगा, मैच करना है कि RC कपलिंग किस में होती है। ठीक है ना। अब प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग इज़ प्रोवाइडेड, ये क्यों करते हैं प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग? सिंपल सा एक चीज़ मैंने बताया ढंग से कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, ताकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो, उसके लिए हम लोगों को ने ये अपना जो रेजिस्टेंस है ये आपस में मैच करवाया कि रेजिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। इम्पीडेंस मैचिंग इज बिटवीन द टू स्टेज कैन बी प्रोवाइडेड कपलिंग नेटवर्क इफ़ रिक्वायर्ड। अब एडवांटेज ऑफ प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग, इसकी एडवांटेज क्या है? जो हमारा इम्पीडेंस मैचिंग है इसका एडवांटेज क्या है? इसका सबसे पहले एडवांटेज इम्पीडेंस मैचिंग से मैंने जैसे कि बताया है कि मैक्सिमम सिग्नल पावर विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एम्पलीफायर टू अनदर, कि हमारा जो भी एक एम्पलीफायर है और जो दूसरा एम्पलीफायर है उसके बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किस तरीके से ट्रांसफ़र हो, उसके लिए हम लोगों को ने इम्पीडेंस मैचिंग की है पहला। दूसरा, आउटपुट इज सब्जेक्टेड टू मिनिमम डिस्टॉर्शन। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो डिस्टॉर्शन होगा नहीं, डिस्टॉर्शन कम होगा। तो ये इसकी दो एडवांटेज हैं। दो एडवांटेज आपको याद रखनी है कि सिंपल सा कि भाई जो इम्पीडेंस मैचिंग है इसका फंक्शन क्या होगा, क्यों करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग? पहले तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सेम हो जाते हैं, इम्पीडेंस सेम हो जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा, इसका आउटपुट है जो उसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन आएगा। अगला, वोल्टेज गेन ऑफ कास्केडेड एम्पलीफायर। अब वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें दो चीज़ निकालेंगे, एक करंट गेन, दूसरा वोल्टेज गेन। अब हम लोग वोल्टेज गेन निकालते हैं। मान लो कि एक से अधिक एम्पलीफायर हैं और उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं। मान लो हमारे पास n एम्पलीफायर है और प्रत्येक वोल्टेज एम्पलीफायर है उसका वोल्टेज गेन है AB, AB1, AB2, AB3, इस तरीके से लास्ट n वाले का ABN। हमारे पास में ये नंबर ऑफ स्टेज है कास्केडेड।
अब हम क्या करेंगे वोल्टेज गेन के लिए, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा ए बी वोल्टेज होगा ये AB1 इंटू AB2 इंटू AB3 डॉट डॉट ये हमारा ABN तक हो जाएगा। अब हम लोगों ने जैसे DB में पढ़ा था कि जो हम लोग DB में 20 dB आएगा वोल्टेज के केस में और पावर के केस में 10 आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज में वो V² वाला आगे आ जाता है इसलिए 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका लॉगरिथमिक लेंगे दोनों साइड में, तो 20 log 10 करके इसका लेंगे तो ये लेफ्ट साइड का AB डेसिबल वाला बन जाएगा और इधर होगा 20 log AB1 प्लस 20 log AB2 प्लस ये हमारा लास्ट तक ये चलता जाएगा। ये जो हमारा AB1 है AB2 है, ये जो हमारा इनका रिजल्ट आएगा ये हमारा वोल्टेज गेन है कास्केडेड एम्पलीफायर। कास्केड का सिंपल सा मीनिंग है हम लोग एम्पलीफायर को जोड़ रहे हैं। ये सब जितने भी एम्पलीफायर हैं उनका द वोल्टेज गेन इज वेरी लार्ज एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज गेन। हमारा वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा और ये जो भी वोल्टेज गेन है उनका प्रोडक्ट के बराबर होगा। और तो हम यदि इसका डेसिबल लेंगे तो जुड़ जाएगा। जो लॉगरिथमिक का में प्रॉपर्टी होता है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको एडिशन में चेंज कर देता है। तो करंट गेन ऑफ कास्केडेड एम्पलीफायर, करंट गेन क्या होगा इसका? करंट गेन इसकी भी अलग अलग स्टेजेज हैं, जैसे n नंबर ऑफ स्टेजेज हैं, n नंबर ऑफ स्टेजेज करंट गेन के लिए उनका करंट गेन होगा पहले स्टेज का AI1, अगली का होगा AI2 करंट गेन सेकंड स्टेज का, AI3, इस तरीके से AIN। ये अलग अलग स्टेज हैं जिनका ये क्या है करंट गेन। करंट गेन इज़ वेरी लार्ज एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल करंट गेन। जो हमारा करंट गेन है ये बहुत ज़्यादा होगा और जितनी भी हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं उनका जो इंडिविजुअल गेन है उसके बराबर हमारा ये होगा। अब हम लोगों ने सिंपल सा एक चीज़ पढ़ा था कि कोई भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के केस में कि जो हमारा गेन है और जो बैंडविड्थ है इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, अर्थात जो गेन और बैंडविड्थ इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था कि जैसे जैसे हम लोग एक से ज़्यादा एम्पलीफायर बढ़ा रहे हैं तो उनका गेन बढ़ रहा है, गेन बढ़ेगा और अभी हमने पढ़ा था गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब गेन बढ़ेगा और गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, गेन बढ़ेगा तो दूसरे बैंडविड्थ को क्या करना पड़ेगा कम, तभी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसलिए गेन को बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ है वो कम करनी पड़ेगी, जिससे कि ताकि इसका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे। इसलिए हमारी जैसे जैसे गेन बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ हमारी क्या होगी कम होगी। ये पूरा की पूरा चीज़ मैंने इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि मैक्सिमम पावर सिग्नल पावर विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। कि हम इम्पीडेंस मैचिंग इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा आउटपुट इज सब्जेक्टेड टू मिनिमम डिस्टॉर्शन, जो हमारा आउटपुट है इस पर मिनिमम डिस्टॉर्शन आए पहली चीज़ ये। अब अगला वोल्टेज गेन ऑफ कास्केडेड एम्पलीफायर n नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ नंबर ऑफ स्टेज कास्केडेड। हमने n नंबर स्टेज कास्केड किए, अब इनका जो अलग अलग स्टेज का जो वोल्टेज गेन है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनका 20 dB लेंगे, अब ये इस तरीके से आ जाएगा। अब करंट गेन इज़ वेरी लार्ज एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन, इस तरीके से करंट गेन आ जाएगा। अब हमने एक नोट लिखा है इसमें देखो, इन ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इसमें गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इन द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर गेन इज इंक्रीज टू लार्जर वैल्यू देयरफॉर बैंडविड्थ इज रिड्यूस। हमने पढ़ा था कि जो गेन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बैंडविड्थ की वैल्यू कम होगी। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ टू स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज ग्रेटर देन द गेन विड्थ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल स्टेज। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप लोगों को कोई भी यदि डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, थैंक यू।